22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी शोर चारों तरफ अब सुन रहे होंगे, चाहे देश हो या बिहार हो। बिहार के तमाम 40 लोकसभा सीटों पर चुनावी शोर मचा हुआ है और उनमें से कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर कई राजनीतिक दिग्गजों के किस्मत आजमाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक राजनीतिक दिग्गज आज हमारे साथ है शरद यादव जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक लंबा रिश्ता रहा है आपका इस क्षेत्र से, एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं आप, तो किस तरीके से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, चुनाव तो जो है वो चुनाव होता है, वो कितनी बार लड़े हों, लेकिन यहाँ का जो है वो बहुत जागरूक जनता है। यहाँ ये वो इलाका, जब जवाहरलाल जी आज़ादी के बाद तो कहीं कोई जीतता ही नहीं था, यहीं जीतता था। यहीं से आचार्य कृपलानी जब कांग्रेस से निकल गए थे तो यहीं से डॉक्टर लोहिया ने, भूपेंद्र बाबू यहाँ थे जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है। तो ये तो जागरूक इलाका है, इसमें बहुत यानी हर इलाके में तो प्रयास करना पड़ेगा, इसमें कम प्रयास करना पड़ता है। देखिए, अभी मैं एक पब्लिक ओपिनियन कर रहा था आपके इंटरव्यू से ठीक पहले, तो एक जनता ने कहा, एक पब्लिक से ओपिनियन निकल कर आई कि शरद यादव जी ने कोसी इलाके का चौतरफा विकास किया है, इसलिए उनको शरद यादव पसंद है। लेकिन एक दो ऐसे सवाल हैं जो एक राजनेता के होने के नाते, और चूंकि इस क्षेत्र से आपका एक लंबा रिश्ता रहा है, वो थोड़ा सा चुभेगा आपको। और सवाल ये है कि जब हम लोग इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, रोड की हालत किसी पुरानी खंडर हवेली की तरह है। हाँ, तो जो पिछली बार लोगों ने वोट डाला है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपने देखे होंगे, वो सब यहाँ बहुत यानी बहुत बुरी हालत में है। यहाँ 106, 107 जब हम मंत्री थे तो यहाँ से कोसी का कोई इलाका नहीं जिससे हमने राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकाला हो। लेकिन हम तो कुछ है नहीं। पिछला चुनाव जो है, और मंत्री और जिन लोगों से हमने कहा, चूँकि हमारे साथ के लोग हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो, मैंने कहा कि हम गए वहाँ, तो यहाँ से मुरलीगंज भी नहीं जा सकते, पूर्णिया भी नहीं जा सकते, यहाँ से सहरसा जो है वह दूसरे रास्ते जाना पड़ता है। तो वो बोले कि साहब वहाँ हम क्या करें, वहाँ कोई ठेकेदारी नहीं टिकता है। वहाँ यानी यहाँ ठेकेदार नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग, यहाँ एक कंपनी का आदमी भाग गया है। तो यहाँ परिस्थिति जो है वो 2-4 साल से ऐसी बिगड़ी है, लेकिन वो रास्ता सुधर जाएगा। मतलब शरद यादव अगर आते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और केंद्र में अगर सरकार बनती है या नहीं बनती है, शरद यादव अगर सांसद चुने जाते हैं, तो कोसी का जो रोड का विशेष तौर पे जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या समाधान होगी। मतलब शरद यादव जी एक बड़ा वादा कर रहे हैं कि जो रोड की समस्या है वो सुधर जाएगी, ऐसा इनका वादा है। शरद जी, देखिए, आप महागठबंधन को एकजुट किए, तमाम राजनीतिक धुर विरोधियों को भी आपने एक मंच पर लाया मोदी सरकार के खिलाफ। तो क्या देख रहे हैं, चूंकि एक लंबा अनुभव रहा है देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में आपको, और उस पीढ़ी में से जो चुनिंदा नेता बच गए उनमें से एक आप हैं, तो क्या अनुभव लग रहा है? एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये सरकार के खिलाफ किसान, मजदूर, नौजवान नोटबंदी के चलते 4 करोड़ 70 लाख छोटी दुकान, बड़ी दुकान, छोटे धंधे, उद्योग धंधे, कहा था इन्होंने कि 10 करोड़ रोजगार देंगे, और इन्होंने रोजगार की जगह नोटबंदी के चलते जितना नुकसान भारत की जो इकोनॉमी है, 4 करोड़ 70 लाख लोग बाहर निकाल दिए गए। जीएसटी के चलते जो छोटा दुकानदार है, वो इनका एक अजीब तरह का पागलपन को सवार है, डिजिटल इंडिया। अरे भाई, इस देश में गरीब लोग हैं, और डिजिटल इंडिया जो है, और आपके कई तरह के जो इनने काम किए हैं। अब जैसे अंगूठा लेते हैं, आँख का लेते हैं, तो आँख तो ठीक है, ले लेंगे, लेकिन यहाँ जब काम करता है गरीब आदमी, तो काम करते हुए उसकी उंगली तो इन्हें घिस जाती है। इन्हें कई तरह के, एक तरह के नहीं, कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने खड़ी की है। ये जो कह रहे हैं रोजगार के लिए,
मुद्रा योजना, कोई से पूछना कौन को मुद्रा योजना में लाभ मिला है? ऐसा गप कभी मैंने देखा नहीं। यानी बोली जो है वो जितनी सच्ची होगी उतना लोकतंत्र के बाजू में, और लोकतंत्र आदमियों की जिंदगी बनाएगा। इन्होंने कहा था जितने, अब गंगा साफ करेंगे, अब कह रहे हैं हम उसको 2024 तक करेंगे। पहले ने 41 वादे किए थे, अब 75 वादे कर दिए। तो मेरा मानना है कि यानी काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और इस समय तो देश का लोकतंत्र ही, संविधान ही खतरे में है। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका इकोनॉमिक माइंड ही नहीं है। ये संविधान जो है वो इकोनॉमिक सवालों के लिए है, ये सिर्फ कम्युनल माइंड है इनका। अब आज कश्मीर जो है वो कहाँ खड़ा है? जहाँ 72% वोट गिरा था विधानसभा के चुनाव में, वहाँ फारूक अब्दुल्ला लड़े तो उनको 6-7 हज़ार वोट मिला है। ये कौन ने हालत बिगाड़ी है? यानी वहाँ जवान हमारा जो शहीद हुआ वो 400 लोग तो वहाँ बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं, और 700-800 लोग तो जो है वो कश्मीर के भीतर मारे गए हैं। ये जो आपके पुलवामा में हुआ है, बीएसएफ के लोगों ने कहा था कि हमको एयरलिफ्ट दी करिए, वो भी नहीं किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं दी। ऊपर से इंटेलिजेंस ब्यूरो इनका वहाँ है, स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस है, फौज का इंटेलिजेंस है, डिस्टर्ब एरिया है वो, वहाँ बीएसएफ का इंटेलिजेंस है। यानी कोई दूसरा देश होता तो दूसरे दिन को निकाल देना चाहिए था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो तभी हो सकती है कि हमारा आंतरिक तंत्र जो है, आंतरिक सुरक्षा जो है वो मजबूत हो। अमेरिका देखो, एक बार हमला हुआ था वहाँ, इसके बाद कोई चीज़ हुई है क्या? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी इतनी बड़ी चूक हुई है कि 45 जो किसान मजदूरों के बच्चे हैं वो शहीद हो गए, और दिन भर ऐसी बातें कर रहे हैं इस देश में, यानी फौज जैसे इनके घर की हो। सरकारें आती जाती, फौज है, अदालत है, ये तो शाश्वत है। और कुछ बात नहीं, सिर्फ यानी भावनात्मक चीज़ों को भड़काना। भावना से खेत में पानी नहीं आएगा, रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों ने जो देश में 70 बरस में 5 साल बहुत ही एक तरह से संविधान को हर तरह से, हर संस्था को इन्होंने एक तरह से लंगड़ा किया है, लूला किया है। भाई संविधान को इतनी चोट पहुँचाई इनने। और ये जो आज़ादी है, ये जो बैलेट पेपर है, ये जो बटन है, हजारों बरस में पहली बार भारत की जनता के हाथ में आया है। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है कि जनता सॉवरेन अथॉरिटी है, मालिक है। उस मालिक का जो वोट है उस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसे से आप जब भी कोई टीवी खोल लो, ये उसमें हाजिर मिलेंगे आपको। सारे मालिक ने उनकी गर्दन दबा दी। यानी चौथा खंबा पत्रकार था तो मालिक बना दिया इनने। और हमारे बारे में तो इन्होंने 1.5 साल से कह कर रखा है। देखिए शरद जी, जब से आप एनडीए से अलग हुए उसके बाद व्यक्तिगत तौर पे भी आप पे कई अटैक्स हुए, मतलब राजनीति पॉलिटिकल अटैक की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद स्थानीय तौर पे भी आपकी एक बड़ी चुनौती है। तो किन मुद्दों को लेकर के आप इस चुनाव में, स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं? देखिए, हम जब से यहाँ जो सरकार है उस यहाँ की सब जगह नरेंद्र मोदी जीत रहे थे। हम लोगों ने प्रयास करके, मेरे साथ में मुलायम सिंह जी भी थे और राहुल गांधी भी थे, सब लोग थे। लालू जी नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि भाई शर्माई इसने मेरे को जेल कराया है। वो बहुत मुश्किल से तैयार हुए और यहाँ की जनता ने इसका घोड़ा दौड़ा रहा था। ये इसकी गप्पें, सपने जो दिखा रहा था वो सब जगह जीतते हुए आ रहा था। बिहार में गठबंधन बना आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी का, 2/3 बहुमत से बिहार में इसका जो घोड़ा जीत का दौड़ रहा था उसको पकड़ा नहीं, गंगा में बहा दिया उसको, और ये आदमी पलटी खा गया। आज जो संकट देश के सामने है वो होते ही नहीं, खड़े नहीं होता। यदि हमारे जो साथी है जेडीयू के नीतीश कुमार जी, ये वहाँ नहीं जाते
इनके चलते हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। तो देश भर में साझा विरासत, संविधान बचाओ सारी पार्टियों को इकट्ठा करके हमने चलाया और इतना प्रयास किया है सब तरफ से हम लोगों ने कि ये किसी कीमत पर नहीं जीत सकते अब। और ये अभी बोल रहा हूँ, जब चुनाव हो जाएगा फिर मेरे पास आना, कहीं नहीं जीतेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश में हारेंगे, पिछली बार जीते थे 72, यहाँ जीते थे 31, 14 जीते थे आपके झारखंड में। तो ये जान लीजिए कि यहाँ बुरी तरह नीचे जाएंगे, 2-2, 4-4 सीटों के लाले पड़ेंगे। हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश में थोड़ी एक बना है कि वहाँ गठबंधन पक्का नहीं हो पाया, लेकिन एसपी और बीएसपी नंबर 1 होगी, 50-55 वो जीतेंगे। यहाँ जो गठबंधन है उसमें 1-2 सीट पे जो है वो गड़बड़ किया लोगों ने, लेकिन यहाँ स्वीप करेगा। झारखंड जो है वो 14 जीते थे, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, 14 तो जीतेंगे, आधे से ज़्यादा गठबंधन जीतेगा। तो यहीं से चले गए, वो गंगा से आए थे, गंगा में बह जाएंगे अब। और ये पूरे देश भर का नक्शा जो है आंध्रा है, तमिलनाडु में उनको 2 आदमी नहीं उठा पाएंगे, केरल में कांग्रेस जीतेगी या लेफ्ट जीतेगा। तो ये सारी जो तंत्र फैलाए हुए है, सुबह से शाम तक एक आदमी प्रधानमंत्री दिन भर जो है भाषण कर रहे हैं। अरे भारत का जो प्रधानमंत्री, उसके लिए तो 1 मिनट उसको खाली नहीं रहना चाहिए। आपको जिता दिया, अब आप काम करिए ना। अब दिन भर कांग्रेस ने क्या किया, अब विरोधी क्या कर रहे हैं। ये हम लोगों को हमारी राष्ट्रभक्ति का कैफियत मांग रहा है। अरे हम आज़ादी की लड़ाई में इनका कहीं पता था? हमारी तो 3 पीढ़ी लड़ी है, और ऐसे बहुत लोग हैं इस इलाके में। आपको आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको। ये आज़ादी में भी नहीं थे और ये सबको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते घूम रहे हैं। दिन भर भजन कीर्तन, घंटा बजाओ, घंटा बाबा, बाल्टी बाबा, है ना। ये करके इनका कोई मतलब है? फिल्म वालों ला रहे हैं। अरे कोई स्टूडियो है पार्लियामेंट क्या? वहाँ कोई नाच गाना कराना क्या? वहाँ भारत की 135 करोड़ जनता के जो सवाल है, आज बेकारी, बेरोजगारी मामूली बात है। यानी इन्होंने सिर्फ 4,70,000 जॉब दिए, कहे थे 10 करोड़ देंगे, अब कह रहे पकौड़ा बनाओ। अरे पकौड़ा बनाने में तुम्हारा क्या है हिस्सेदारी? तुमने पकौड़ा बनाने के लिए लोगों को वचन दिया था क्या? कह रहे मुद्रा योजना। मैं आपसे चुनौती देता हूँ कि मधेपुरा के सब जगह जाकर देख लीजिए, किसी पूछिए कौन मुद्रा योजना लिया है दिन भर। अरे लोकतंत्र जो है वो जितना सच्चा बोलोगे उतना लोकतंत्र काम आएगा। ये जो वादा है, ये वोट जो है, ये ईमान है। और पार्टी और जो हम लोग लड़ते हैं, जो जनता से वादा करते हैं, उससे बड़ा ईमान है। दुर्भाग्य देश का कि उस ईमान को लोगों ने समझा नहीं। पार्टियों ने भी तोड़ा और जनता ने भी तोड़ा। एक आखिरी सवाल यह है कि आप अपने जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? ये जनता से बात करना चाहिए। कोई प्रत्याशी से पूछेंगे आप तो कहेगा मैं हार रहा हूँ। ऐसा कोई सवाल ही मत करना किसी से। आप एक भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में अरे भाई हमारा 11 बार वोट हुआ है, हम यहाँ से वहाँ तक लड़ते आए हैं। आपका अपना कुछ आकलन होगा। नहीं, ऐसा है कि किसी से मत पूछना। किसी कोई प्रत्याशी कोई निर्दलीय जाओगे तो वो कहेगा मैं जीत रहा हूँ। तो ये जनता के बीच में जाना चाहिए, आपका काम है। इन मुद्दों पे जनता के बीच में इन मुद्दों का असर है, ऐसा आपको लग रहा है? देश भर में असर है, इसको छोड़ दीजिए आप। देश भर में असर है। ये जो आपके टीवी है, ये सारा जो मीडिया है, उसकी गर्दन दबा दी इसने। तो दिन भर आप जिस भी टीवी खोल दो, ये खड़ा मिलेगा आपको। कई ड्रेस पहन खड़ा है, जैसे वो जो फैंसी वो जो होते हैं ना, जो फैशन शो होते हैं, तो पूरे देश को फैशन शो बता रहा भाई। अरे आप राजनीति में हैं, लोग गरीब इतने हैं कि उनके पास साल भर में 2 कपड़े पहनते हैं वो, है ना। ये देश वो है जिसमें महात्मा जी से लेकर जितने नेता रहे, उनमें मर्यादा में रहना चाहिए, है ना। जनता से इतनी दूरी दिखाओगे आप
दिन भर, है ना, और भाषण दिन भर देता है। ऐसा तो कभी कभी हुआ ही नहीं सर। और मुझे दुर्भाग्य कि मैं पिछली बार हार गया। यहाँ के लोगों ने यदि हराया नहीं होता तो अब तक इसका मैं इलाज कर देता। शरद जी, एक छोटा सा और सवाल है कि अगर देखिए चुनाव के बाद भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके, क्योंकि उसके बाद सरकार बनेगी या जो भी फैसला आएगा, जनमत जो भी आए, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव है। तो इस महागठबंधन को, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर कलेश देखा गया, उसको लेकर के जो सीटों का जो पेच फंसा हुआ था, उसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि महागठबंधन को जो एक मंच पे, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को एकजुट आपने किया, इन जितने विरोधी दल थे फिर भी इनको एक मंच पे आपने लाया, तो इनको एक साथ रखने की एक बड़ी चुनौती है आपके पास, कैसे रखेंगे? चुनाव के समय गठबंधन जब बनता है तो उसमें बहुत कठिनाई होती है। यहाँ भी कठिनाई हुई जब हमारे पुरखे हजारों साल से लड़कर के आज़ादी हासिल की है, पार्टियां हैं, अंतर विरोध से भरा हुआ देश है, तो जो गठबंधन बनाए गए हैं वो जीतेंगे भी और टिके भी रहेंगे। गठबंधन जो है इस देश में एक दिन की बात नहीं है। खुद गठबंधन की सरकार है इनकी, ये कह रहे हैं हमारा, हमको गाली दे रहे हैं, इनकी खुद की सरकार तो गठबंधन की सरकार है। इतना मैं कह दूं कि 77 में प्रधानमंत्री हमने घोषित किया था, यानी 3 दिन बाद मोरारजी भाई को बनाया है। उस समय उस पार्लियामेंट में हम थे। फिर 89 में, तीन ही बात बता रहा हूँ, तीन मौके बता रहा हूँ। 89 में जनता दल जो है वो 162 जीता था और यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी। चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बना दिया था एमपीज ने, और चौधरी देवीलाल ने कह दिया कि मेरा स्वास्थ्य और मेरी हालत नहीं है, इसलिए बीपी सिंह बनेंगे। तो वो पहले बीपी सिंह जी को हम लोगों ने कहा था प्रधानमंत्री बनेगा। 96 में देवेगौड़ा जी का नाम जानते थे आप क्या? ये कह रहे हैं ना कि चेहरा दिखाओ, ये चेहरा दिखा देंगे तो इतने अब्बाक हो रहे हैं कि वो चेहरा बदरंग कर देंगे। पहले भी हमने चेहरा नहीं दिखाया, अभी भी नहीं दिखाया, और पक्का मुकम्मल इनको जाना है। इन्हें गंगा में ही सरकाया जाएगा। इस देश को बचाना है और हमने सब चीज़ क्यों छोड़ी? 11 करोड़ मतदाता ने यहाँ महागठबंधन को, इस आदमी को सब जगह से गप लगा रहा था। ये बिहार की जनता ऐतिहासिक काम करती पहले से ही उन्हें, और हम लोगों ने महागठबंधन इसलिए बनाया कि हम जानते थे कि पुरुषार्थ जो है, चेतना जो है, अवेकनिंग जो है वो ज़्यादा यहाँ, और 2/3 बहुमत से 11 करोड़ लोगों ने जनादेश दिया विश्वास से। यदि ये हमारे जेडीयू के लोग यदि पलटी नहीं मारते तो आज इतना बड़ा खतरा देश के सामने नहीं होता। बिहार की जनता ने अपना काम कर दिया था, यानी ये सब जगह जो चला रहे थे इनको पहचान लिया था, और पूरे देश भर में बिहार का जो है जय जयकार हुआ। अब इतना बड़ा पुरुषार्थ यहाँ की जनता ने किया, इसलिए हमारे साथियों ने ये काम किया कि वो जाके कह रहे थे हम मर जाएंगे लेकिन हम बेजीबे में नहीं जाएंगे, जिंदगी सड़क गए वहाँ। इसलिए मैंने जो मुद्दा बनाया है वो 11 करोड़ मतदाता के साथ हूँ मैं। उस बेजवान है वो तो ढाले आया, विश्वास किया हम लोगों पे, और उस विश्वास को लोगों ने बहुत यानी कुचलने का काम किया। और इसलिए देश भर में ये चुनाव के बाद आना, देश भर में इनका जो गोलबंदी है वो, भले अलग अलग लोग लड़ रहे हैं लेकिन इतना यकीन है कि हमारे सबसे संपर्क है। चुनाव के बाद इनको हटाना, इनको पक्का हटाया जाएगा, और नहीं तो देश के जो लोकतंत्र और संविधान है वो खतरे में चला जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये थे मधेपुरा के प्रत्याशी शरद यादव जी, जिनका ये कहना है कि ये सरकार गंगा किनारे से बनी थी और गंगा में ही बह जाएगी। एक बड़ा बयान है एक ऐसे दिग्गज नेता का जिसका एक राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है। तो देखिए अब 23 मई को क्या होता है। बाकी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।